नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, आज तो सबसे पहला और अहम ज़रूरत वाला बात था कि पिछले कुछ दिनों से भारत चीन के आपसी संबंधों पर फौज के हाई लेवल पर नेगोशिएशन मीटिंग हो रही थी। अभी अभी समाचारों में आया कि चीन पेंगुइन झील के पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। मतलब ये स्थिति वो है जो हमारी सरकार ने, हमारी सेना ने कहा था कि जो अप्रैल से पहले वाली स्थिति है आप उस पर चले जाइए, तो चीन ने मना कर दिया है, ऐसे समाचारों में आया हुआ है। ये बीइंग ए भारतीय हमको कचोट रहा है, अफसोस कर रहा है कि हमारी इतनी मेहनत जाया हो रही है। चीन पहले से ये साबित है कि वो जो कहता है वो करता नहीं, जो करता है वो कहता नहीं। पता नहीं हम क्यों उस पर भरोसा बना के बैठे थे, मैं नहीं समझ पा रहा। खैर, हमारे पास एक सक्षम सरकार है और उनको जवाब देने के लिए हमारी सेना है। ये उनका मामला है। मैंने सोचा कि आपको इस बात की सूचना दे दूँ। तो आज जो सबसे ज़रूरी मुद्दा मुझे लगा, जो जिस पर मैंने चाहा कि आपसे बात करूँ, वो था राजस्थान का घटना। हालांकि कांग्रेस के इतिहास में पिछले 70-72 सालों में, मतलब जब से देश की आज़ादी हुई, हालांकि कांग्रेस तो 1885 में है, सर एच ह्यूम के नेतृत्व में कांग्रेस बनी थी। तब एक अंग्रेज उसका अध्यक्ष था, आज एक अंग्रेज उसके अध्यक्ष हैं। वो अंग्रेज टू अंग्रेज है, उतनी लंबी जाऊंगा मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस के इतने दिनों के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि कांग्रेस के अंदर मुखर विरोध देखने को मिल रहा है। ऐसा मैं पहली बार, इसके पहले मैंने कभी नहीं देखा। बगावत हुई, पार्टी छोड़ी, और जो लोग छोड़े उसमें से बहुत सारे लोग बहुत एस्टेब्लिश में अपने दम पर सरकार बनाए हैं। ममता बनर्जी बंगाल में बनाई है। अभी ताज़ा उदाहरण तो जगनमोहन रेड्डी का है, जो आंध्र प्रदेश में बनाए हैं। और भी बहुत नाम है जो कांग्रेस से हट करके गए और अपना सरकार बनाए। बहुत वैसे भी हैं जो कांग्रेस से हट करके गए और ख़त्म हो गए, कहीं चर्चा नहीं उनकी। ऐसे भी लोग हैं। लेकिन कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस अध्यक्ष के विरुद्ध कोई वक्तव्य दिया जाए और अभी तक पार्टी में बने रहे, ऐसा पहली बार हुआ है। अब इसको कांग्रेस में उभरती लोकतंत्र कहें कि कांग्रेस के जो आलाकमान संस्कृति है उसका इलास्टिक, उसकी पकड़ कमज़ोर हो रही है, ये कहें, या जो मैं पिछले 2 दिनों से ये कह रहा हूँ कि असल में ये कांग्रेस का कोई खेल नहीं है। ये कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई है, वो भाई बहन का लड़ाई है। और उनमें वो लोग स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि असल में लड़ाई किन की होगी, असल में किसके हाथ में नियंत्रण जाएगा। ये है, ये अभी ये विषय पर थोड़ा सा प्रीमेच्योर है, अभी इतनी जल्दी इस पर कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो राजस्थान की घटना है ना, वो बहुत कुछ कहता, बहुत कुछ। मतलब मैं ये नहीं जा रहा हूँ कि वो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी, वो भाजपा के साथ मिल कर रहे थे, ये तो समाचार में आया है। मेरा तो जो समाचार में नहीं आता ना, उस विषय पर बात करना होता है। उस पर सब होता है कि ये चीज़ें समाचार में नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। सबसे पहले आप अशोक गहलोत के उस बयान को सुनिए जो सभी समाचारों में आया है। उन्होंने कहा कि सुंदर पर्सनालिटी, अंग्रेजी हिंदी बोलने की क्षमता से नेतागिरी नहीं होती। उसमें उन्होंने बहुत बड़ा शब्द का इस्तेमाल किया कि सोने की छुरी खाने के लिए नहीं होती। बहुत। अब वो सोने की छुरी किस काम होती है, ये समझने वाली बात है। सोने की छुरी खाया नहीं जा सकता, उसे फल सब्जी काटा नहीं जा सकता, ज्वेलरी वो है नहीं, तो क्या वो सफ़ेद हाथी है, सिर्फ दिखाने के लिए है? मतलब वो सचिन पायलट के साथ साथ राहुल गांधी जी को भी तो नहीं ना लपेट रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी, ये तो ओपन सीक्रेट है कि राहुल गांधी अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनने देना नहीं चाहते। तो चाहते नहीं थे कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। वो चाहते नहीं थे कि कमलनाथ उधर मुख्यमंत्री बने, वो उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया को और इधर सचिन पायलट को चाहते थे। तो क्या वो कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना है क्या? वो सीधे सीधे राहुल गांधी का नाम लेने की क्षमता उनमें नहीं है, वो नहीं चाहते या नहीं कर सकते, इस हैसियत में नहीं है कि वो राहुल गांधी का सीधा नाम ले। लेकिन क्या वो सचिन पायलट के बहाने राहुल गांधी को लपेट रहे थे? क्योंकि सोने की छुरी तो राहुल गांधी लेकर पैदा हुए भाई। मतलब हमारे गाँव में कहा था ना कि सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए हो, तो ऐसी सौभाग्य तो राहुल गांधी को ही पैदा है। हालांकि सचिन पायलट भी उसी श्रेणी में आते हैं, राजेश पायलट के बेटे नहीं होते तो
30 वर्ष में प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन जाते, सांसद नहीं बन जाते, केंद्र में मंत्री नहीं बन जाते। वो तो राजेश पायलट की वजह से हुआ। सोने की छुड़ी वाली बात उधर भी लागू है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो सोने की छुड़ी वाली बात लागू होती है हमारे राहुल गांधी जी पर। तो क्या अशोक गहलोत एक तीर से दो निशाना लगा रहे थे? आज चर्चा सिलसिलेवार तरीके से इसी मुद्दे पर होगा। मित्रों देखिए, भारतीय राजनीति में कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है। आज बेशक उसके पास सरकार नहीं हो, लेकिन अभी भी देश भर में ऐसा कोई गांव, कोई कस्बा, कोई मोहल्ला नहीं होगा जहां पर कांग्रेस के जानने वाले नहीं है। हमारे वीरेंद्र बहादुर सिंह जी, बच्चा बाबू जिनको हम कहते हैं, ये आरा जिला के आरा जिला और भोजपुर जिला मतलब कहा जाता है, आरा प्रखंड के भोजपुर जिला के बबुरा गांव का रहने वाले हैं। लेकिन वहां भी ये है एक दूसरे पार्टी में, वीआईपी पार्टी के स्वर्ण चेहरा है। वीआईपी ने इनको अपना स्वर्ण चेहरा बनाया है, लेकिन फिर भी कांग्रेस को ये जानते हैं, कांग्रेस को ये मानते हैं, कांग्रेस के प्रति इनके दिल में सिंपैथी है, कांग्रेस के प्रति सम्मान है। अब आप समझिए कि जो आदमी एक दूसरे पार्टी में है, वो वीआईपी पार्टी है, वो पार्टी का मैं पूरा नाम नहीं जानता, मतलब कोई मलाहों की पार्टी है, उस पार्टी के स्वर्ण चेहरा है। जैसे लालू प्रसाद यादव जगता बाबू को एक स्वर्ण चेहरा रखे हुए थे कि भाई हम सिर्फ यादव की पार्टी ना रहे, कोई स्वर्ण चेहरा भी हो। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सिकंदर बख्त को रखी थी कि भाई देखिए भाजपा मुस्लिम विरोधी नहीं है, सिकंदर बख्त भी है। अभी भाजपा कई मुसलमान चेहरों को रखती है कि भाई देखो हम चेहरा है। मुलायम सिंह अमर सिंह को पार्लियामेंट में भेजे थे कि देखो मैं सिर्फ अहिरवादी नहीं हूँ, मेरा एक क्षत्रिय राज्यसभा में सांसद है, हमारे एक क्षत्रिय मंत्री है। उसी तरह से बच्चा बाबू एक निषाद पार्टी में स्वर्ण चेहरा है और उनके पार्टी में इनसे बड़ा कोई स्वर्ण चेहरा नहीं है। स्वर्ण में बहुत बड़ा और युवा है, नौजवान आदमी है, 30-32 वर्ष का उम्र है, तो इनके पास वो सब कुछ है जो राजनीति के लिए होती है। लेकिन कांग्रेस को ये भी जानते हैं, इनका रेफरेंस उस बात पर आया था कि कांग्रेस को ये भी जानते हैं। बेशक इनके उस निषाद पार्टी को मैं ही नहीं उनका पूरा नाम जानता, लेकिन कांग्रेस को मैं जानता हूँ। इनकी वो पार्टी को आरा जिला में ही सब लोग बेशक ना जानते हो, बिहार में बेशक सब लोग ना जानते हो, लेकिन कांग्रेस को जरूर जानते होंगे। तो कांग्रेस की जो राज सत्ता रही है ना, वो एक कल-बाद का सिद्धांत रहे, एको सिद्धांत, मतलब वहां पर एक ही आदमी खुदा होता है, मालिक होता है, राजा होता है, सर्वोच्च होता है। उसके सामने उस विरोध करने की हैसियत में कोई नहीं होता, कोई आदमी उसको विरोध कर इस स्थिति में नहीं होता है। इस एपिसोड ने कई चीजों को जन्म दिया है, कई चीजें नई बार हुआ है। मतलब ऐसा पहली बार हुआ है, वो गाना है ना, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। तो मैं गाने के लहजे में तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि ऐसा पहली बार होता है 70-72 सालों में। कांग्रेस की जब से चुनावी राजनीति की आई हुई है दशा दिशा, तब से ये पहली बार हुआ है कि कोई आदमी नेतृत्व के ओपन विरोध में बात कर रहा हो। मैं नाम ले रहा हूँ सचिन पायलट। कहा जा रहा है कि सचिन पायलट ना तो प्रियंका गांधी की बात माने, ना सोनिया गांधी की बात माने, ना राहुल गांधी की बात माने, ना पी चिदम्बरम की बात माने, ना अहमद पटेल की बात माने, ना मोतीलाल वोरा की बात माने। मतलब ये सब सीरियल से नाम है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उसके बाद अहमद पटेल। तो मतलब जो लोग दिल्ली में रहते हैं और जो लोग कांग्रेस में आना जाना रहते हैं उनको पता है अहमद पटेल का मतलब क्या होता है। अहमद पटेल मतलब सीधा सोनिया गांधी। अहमद पटेल का बात मतलब सोनिया गांधी का बात, अहमद पटेल का बात काटना मतलब सोनिया गांधी का बात काटना। तो जब हम सीधा सोनिया गांधी के बाद राजेश पायलट के पुत्र सचिन पायलट नहीं माने, तो फिर अहमद पटेल तो उसके बाद आते हैं। एनीवे, ये एक एपिसोड हुआ, उनके निष्कासन, उनका निलंबन की नोटिस गई है, वो निष्कासित हो गए, निलंबित हो गए, वो बात का बात है। अब उसके बाद जो नया खेल हुआ है वो पहली बार हुआ है। मिलिंद देवड़ा। मिलिंद देवड़ा महाराष्ट्र कांग्रेस के बहुत बड़े हस्ती, मतलब मुरली देवड़ा के बेटे हैं। मुरली देवड़ा का आप मतलब समझ लिए कि मुरली देवड़ा कांग्रेस के फाइनेंसर थे, फाइनेंस मंत्री थे, सरकार के नहीं, कांग्रेस के फाइनेंसर थे मुरली देवड़ा। मुरली देवड़ा को सोनिया गांधी के हाथ डायरेक्ट एंट्री थी, अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं थी। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी जी के जमाने से मुरली देवड़ा साहब थे। अगर कहीं पर कोई फंड की आवश्यकता होती थी, कहीं लगता था कि भाई अब फंड की आवश्यकता पड़ रही है, तो उसमें मुरली देवड़ा साहब को याद किया जाता था। कांग्रेस पार्टी संचालन की जिम्मेदारी मुरली देवड़ा करती। मुरली देवड़ा मुंबई में रहने वाले बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों से सीधे राब्ता रखते थे और पार्टी को फंड देने, पार्टी को चंदा देने का काम मुरली देवड़ा के ईजी में होता था। मुंबई कांग्रेस के बहुत बड़ी हैसियत थे। उनका अनफॉर्चुनेट देहांत हो गया, उम्र भी हो गया था। उनके बेटा है मिलिंद देवड़ा। मिलिंद देवड़ा नौजवान है, राहुल गांधी से बहुत छोटे हैं। वो एक नई खेप है। सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये सब लोग राहुल गांधी के कुनबे के लोग हैं, राहुल गांधी के लोग हैं। उन्होंने ओपन कहा है कि सचिन पायलट
के विषय में पुनर्विचार करना चाहिए। सचिन पायलट पर मनाने पर विचार हो, सचिन पायलट को बुलाया जाना चाहिए। अब मुंबई में है तो मुंबई की बात करें, प्रिया दत्त। प्रिया दत्त, आप एक सैंपल, प्रिया दत्त सांसद मुंबई। प्रिया दत्त उस महान कलाकार की बेटी थी जिनको हम सुनील दत्त के नाम से जानते हैं। सुनील दत्त साहब पहला सिनेमा के कलाकार थे जो उसने ग्लैमरस जीवन, आरामदायक जीवन को छोड़ करके हमारे फौजी लड़ाई लड़ रहे थे तो सीमाओं पर गए थे वो और उनकी पत्नी नरगिस दत्त। वहाँ उन लोगों को नाच गा करके मनोरंजन करते थे। रात में जब वो अपने तंबू में सैनिक थके हारे आते तो उनको सेवा करते थे और उनको गीत गाना से मनोरंजन करते थे। ये तो सिनेमा कलाकार वैसे सामने चले जाए तो फौजियों का मनोरंजन हो जाता है, तो वो करते थे। पंजाब में जब समस्या हुआ था, पंजाब इतना था कोई वहाँ जाना नहीं चाहता था, तो पंजाब में पदयात्रा निकाला था उन्होंने। पंजाब के युवाओं को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए आतंकवाद के विरुद्ध वो वहाँ पर पदयात्रा निकाले थे। मतलब जमीनी स्तर के नेता थे, सिनेमा कलाकार होते हुए भी। उन्हीं की बेटी है प्रिया दत्त। प्रिया दत्त का भी वही मिलिंद देवड़ा वाला उम्र है, सचिन पायलट वाला उम्र है। उन्होंने भी बाकायदा ट्वीट करके कहा है कि सचिन पायलट का जाना और उनके साथ उन्होंने एक कदम और बढ़ा कि उनके साथ नाजायज हो रहा है, हमें उनसे बात करना चाहिए। पार्टी अध्यक्ष को चाहिए कि वो उनसे बात करें और उनको वापस कांग्रेस में बने रहने के लिए मजबूर करें, बने रहने की बात करें। ऐसा ना हो कि वो पार्टी से छोड़ करके जाए, ये उचित नहीं है। उसके बाद जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश में आते हैं, देश का सबसे बड़ा राज्य जहाँ कांग्रेस का एक शासन था, एक छत्र राज था, जहाँ पर कांग्रेस कोई और था ही नहीं उनके पास। उस कांग्रेस के राज में जहाँ मतलब छोटे सरकार कहा जाता था, जितिन प्रसाद के पिता जितेंद्र प्रसाद जी को छोटे सरकार का, पी.वी. नरसिम्हा राव के टाइम में उनके मुकाबले में कोई नहीं, नंबर 2 के हैसियत थे जितेंद्र प्रसाद। उनके पुत्र जितिन प्रसाद भी नए हैं। उन्होंने भी ट्वीट किया है कि सचिन पायलट ना सिर्फ हमारे साथी हैं, हमारे सहयोगी हैं और उनके साथ गलत हो रहा है, उनको पार्टी में बने रहना चाहिए। ऐसा केंद्रीय नेतृत्व को चाहिए कि उनको बनाए रखें। और भी बड़ी कितना नाम पूर्वा तो 1 घंटा तक का नाम में रख जाऊंगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इस स्थिति में कांग्रेस इसके पहले कभी नहीं थी कि वो उनका कोई निर्णय हो। अभी सुना जाए मतलब सार्वजनिक मंच पर कि भाई सोनिया गांधी के कहने से नहीं माने, प्रियंका गांधी के कहने से नहीं माने, राहुल गांधी के कहने से नहीं माने, तो अब ये सब नेता लोग कहें कि आप मनाइए। मतलब ये सीधे सीधे पार्टी लाइन के विरुद्ध है। सुना जा रहा है कि शायद मिलिंद देवड़ा और जितिन प्रसाद को नोटिस जारी हो गई है। हालांकि अभी ये पुष्ट खबर नहीं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन कांग्रेस की जो कल्चर है, मुझे लग रहा है कि उनके ऊपर नोटिस जारी हो गई होगी और नोटिस जारी हो जानी चाहिए, क्योंकि इस तरह की खबरें अगर है, इस तरह की अगर बातें हैं तो फिर तो हो ही जाना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस कितना बर्दाश्त करती है उसको देखने वाली बात है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कांग्रेस इतना इसके पहले नहीं कमजोर हुई थी कि जहाँ पर एक साधारण नेता कांग्रेस के अध्यक्ष को सलाह देने लगे कि आप ये गलत कर रहे हैं, आपको ये करना चाहिए था। ऐसा मेरे को 70-72 सालों में पहली बार हुआ है। यहीं पर अशोक गहलोत के उस बात को बल मिलता है जहां अशोक गहलोत कहते हैं कि सोने की छुरी खाने के लिए नहीं होती है। अब इतनी बड़ी बात कह करके भी वो पार्टी में बने हुए हैं, तो अब ये कांग्रेस के दबाव को पढ़ा जा सकता है, कांग्रेस सिस्टम किस दबाव में वो अनुभव लगाया जा सकता है। हालांकि मैं आज भी अभी भी अपने 2 दिन पहले के बयान पर अडिग हूँ कि ये सब जो हो रहा है वो या तो राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है या राहुल गांधी को टारगेट करने के लिए हो रहा है। क्योंकि जो लोग प्रताड़ित किए जाते हैं या कह रहे हैं कि मैं प्रताड़ित हो रहा हूँ, जो लोगों को निकाला जा रहा है या वो स्वयं निकल रहे हैं, वो अलग कहानी है। वो सब के सब राहुल गांधी के वफादार हैं, राहुल गांधी के तैयार किए हुए हैं, राहुल गांधी के ले आए गए हैं, राहुल गांधी के वजह से मंत्री बने थे, राहुल गांधी के वजह से पार्टी अध्यक्ष बने थे, प्रदेश अध्यक्ष बने थे। उन लोगों के साथ ऐसा होना वो एक अलग विषय है, वो डिरेल हो जाएगा। लेकिन कुछ न कुछ कांग्रेस के अंदर हो रहा है जो हम सब लोगों को समझने की जरूरत है, कांग्रेस की स्थिति से, कांग्रेस के हालात से। मित्रों, भारत के राजनीति में संघर्ष से उपजे हुए नेता ही सफल होंगे, ये हम नरेंद्र मोदी को देख करके कह सकते हैं। नरेंद्र मोदी प्रचारक के रूप में काम करते थे, कुर्ता पैजामा और एक थैला लगा करके पैदल चले, भोजन मिली ना मिली, ऐसा इतिहास रहा है। अमूमन कांग्रेस के पास ऐसा इतिहास नहीं है। कांग्रेसियों का इतिहास हमेशा से विलासिता कर रही है। कांग्रेस में माधवराव सिंधिया थे,
ग्वालियर के नरेश, दिनेश सिंह थे उत्तर प्रदेश के नरेश। मतलब कांग्रेस में हमेशा बड़े बड़े लोगों को कहीं का राजा है, कहीं कुछ का राजा है। अब राजकुमारी गायत्री देवी जो जयपुर की महारानी, हवा महल की महारानी थी, वो उनके लोकसभा राज्यसभा में हुआ करती थी। तो कांग्रेस में इक्का दुक्का, जैसे वहाँ पर अर्जुन सिंह अपने चूरू के नरेश थे, कुछ लोग जो उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर सिंह वगैरह जैसे लोग थे, या नारायण दत्तीवारे जैसे लोग थे, वो जमीन से जुड़े संघर्ष कर, अशोक गहलोत भी उसी श्रेणी में आते हैं, जमीन से जुड़े और संघर्ष करने वालों को श्रेणी में। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जाके पाँव न फटी बवाई, अशोक का जाने दर्द पर आई। अब आप अगर संघर्ष करके आगे खुद ही नहीं बढ़े हैं तो आपको संघर्ष का पता ही नहीं होगा। वो कैप्टन कभी अपने टीम को लीड नहीं कर सकता जो 0 पर आउट हो जाता हूँ। वो कैप्टन कभी अपने टीम का मनोबल नहीं बढ़ा सकता जो 2 रन लेने में हाफ जाता हो, क्रीज पर गिर जाता हो। अभी की जो स्थिति है, जो अभी अभी हमारे अध्यक्ष जी रिटायर हुए हैं कांग्रेस पार्टी से, वो अपना परंपरागत घर का सीट अमेठी से चुनाव हार चुके हैं। सोनिया गांधी भी बड़ी मुश्किल से जीती हैं। राहुल गांधी को अपनी प्रतिष्ठा इज्जत पहले ही अब पता चल गया था, वो तो सूचना उनके पास तो भाई उस वक्त एसपीजी था, उनके पास तो आईबी यूबी सबकी सूचना थी, क्योंकि एसपीजी में आईबी सीबीआई रॉ सबके लोग होते हैं, तो उनको बताया गया होगा, इसीलिए वो समय रहते हुए वायनाड चले गए। अब जो कैप्टन खुद ही रणछोड़ सिंह हो गया हो, अपना मैदान छोड़ करके चला गया हो, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो इतना दबाव अपने सिपाहियों पर नहीं बना पाएगा, बना पाने में सफल होगा जितना उसको चाहिए। तो इस टाइम कांग्रेस नेतृत्व बड़ी कमजोर है, इसीलिए वहाँ के छोटे नए और अनुभवी लोग ऊंची आवाज में मुखर होकर के कांग्रेस अध्यक्ष के बात का विरोध करने की साहस जुटा पा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात कि क्या ये साहस जुटाने के लिए उनको कहा जा रहा है, किसी का शेल्टर है? क्योंकि कांग्रेस का इतिहास, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जब कांग्रेस के नेहरू परिवार के नियंत्रण में नहीं होती है और लगा है कि हमारा नियंत्रण खो रहा है, तो वो अपने ही लोगों से बगावत करवा देती है। आप तिवारी कांग्रेस आपके सामने उदाहरण है, तिवारी कांग्रेस आपके पास एग्जाम्पल है। बाद में जब सोनिया गांधी के फुल नियंत्रण में कांग्रेस आई तो उन्हीं लोगों को पुरस्कृत किया गया, ये हम सब देख रहे हैं। तो क्या इतिहास अपने आप को दोहरा रहे हैं? राहुल गांधी इस टाइम अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, तो वो अपने लोगों से रिजाइन करवा करके कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। और फिर जब एक छत्र राज, जब ये लोहा सोना जब तपता है आग में तो कुंदन बनता है। सोना तो अपने आप में बेशकीमती है, वही सोना की छुड़ी जिसको अशोक गहलोत करें कि सोने की छुड़ी का। तो जब सोना खूब आग में तपता है तो कुंदन बनता है और बेशकीमती हो जाता है। सोना कीमती है, महाकीमती है, लेकिन कुंदन बेशकीमती है, उसका कोई कीमत है, अनमोल है वो। तो संघर्ष में जो तप के बाहर निकलेगा वो आएगा। तो क्या राहुल गांधी कोई अलग संघर्ष की रास्ता चुनने जा रहे हैं? इसीलिए उनके इशारे पर आज ये जो उनके उम्र के लोग हैं वो अपने कांग्रेस के बुजुर्ग नेतृत्व के विरुद्ध बोलने की साहस कर पाए। देखिए, ये सब काल्पनिक प्रश्न है, मेरे पास इसका पुख्ता सबूत है। मैं तो एक सोशल वर्कर हूँ, सामाजिक गतिविधियों को अध्ययन करने के लिए पढ़ता रहता हूँ, तो वो मैं मिला रहा हूँ इन सब चीज़ों को कि ए हुआ तो बी हुआ, फिर सी हुआ। अगर कोई डी लिखा है तो डी के पहले ए बी सी तो हुई होगी ना भाई। अगर उसको अंग्रेजी आते थे ए बी सी डी ही तो लिखेगा, गिनती आते थे 1 2 3 4 5 लिखेगा। अगर 5 के बाद चालू कर रहा है, अनपढ़ आदमी है, उसको पता नहीं कि गिनती 1 2 से शुरू होती है, 5 से नहीं शुरू होती, ए बी सी डी ए से शुरू होती है, डी से नहीं होती। तो वो तो हम इतने तो पढ़े लिखे ही है कि हमको गिनती मालूम है। वही मैं गिनती पढ़ रहा हूँ कि भाई इतने दिनों से जब से हम लोग इस चीज़ को समझ पाए हैं तब से हमने देखा है अंदर विरोध हुआ होगा। किसी को मनोकाम, सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट सीताराम केसरी के विरुद्ध अध्यक्ष पद की चुनाव लड़े थे। अब उनको उनकी हैसियत का पता चल गया, पार्टी उनके साथ नहीं रही, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये अध्यक्ष बन जाएंगे तो फिर पार्टी सोनिया जी के नियंत्रण में नहीं आएगी। सोनिया जी ने सीताराम केसरी को समर्थन दे दिया, सीताराम केसरी जीत गए। राजेश पायलट को पता चला कि भाई अब वापस पुनः सरेंडर करने का अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, या तो आप पार्टी से बाहर जाइए। फिर उन्होंने लोकतंत्र की दुहाई दी कि अब पार्टी का ये नेतृत्व था, हमने अध्यक्ष बनने की इच्छा जाहिर की थी, नहीं हुआ, मुझे अपने चुने हुए अध्यक्ष में मेरा समर्थन है, मेरा सम्मान है, मैं इनके साथ काम करूँगा। वो बने रहे। बाद में उनका देहांत हुआ, वो एक अलग किस्सा, वो इसमें का नहीं है। यहाँ तो खिस्सा वही सोने की छुरी खाने के लिए नहीं होता, इस पर है बात। जब सोने की छुरी पर आई है तो वर्तमान पार्टी में भी कहा जाए, देखिए वर्तमान पार्टी में भी कई सोने की छुड़ियाँ हैं जो
अपने खदान की वजह से जानी जाती है। वर्तमान राजनीति में जाइए, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के खदान से निकले अखिलेश यादव 38 वर्ष में मुख्यमंत्री बन गए, जबकि उनके अपने ही चाचा उतने ही मेहनत करके आगे आए थे, लेकिन वो नहीं आए। उसका परिणाम क्या हुआ कि जब तक लोगों को समझ में आई थी कि ये छुरी सोने की है, ना तो ये ज्वेलरी के रूप में स्थान है इसका, और ना ही हथियार के रूप में काम आएगा, ना इससे सब्जी कट सकती है, ना फल कट सकता है, तो लोग उस छुरी को ही छोड़ दिए। उसी तरह से आप बिहार में जाइए तो लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे, एक खींच खाच का मैट्रिक पास है, दूसरा 7वीं में 7 बार फेल है। वो लालू जी के खदान का निकला हुआ सोना है, और वो आगे जा करके अपने आप को क्लेम कर रहा है। जब तक लोगों को समझ में आएगी तब तक बिहार का नाश हो चुका होगा, क्योंकि इन्हीं सब खदानों और गलत नीतियों से बिहार 30 साल से लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन तो देश में कोरोना को अब हो रहा है। मेरा अपना मानना है कि बिहार 1990 से 91 से लॉकडाउन में है, मतलब करीब करीब 30 साल हो गए हैं लॉकडाउन से बिहार को उभरे। अब बिहार धीरे धीरे उस लॉकडाउन से उभरने का प्रयास कर रहा है, तब ये सोने की खदान की सोने की छुड़ियाँ आ गई हैं। तो सोने की छुड़ी जो अशोक गहलोत कर रहे हैं सिर्फ कांग्रेस में नहीं है, हमारे पूरे देश में सोने की छुड़ी है, और उन सब सोने की छुड़ियों से अपने आप को बचाने की जरूरत है, अपने इस देश को बचाने की जरूरत है। आप सबको ये समझने की जरूरत है कि सोने की छुड़ी ना तो ज्वेलरी के रूप में काम आएगा, ना फल सब्जी काटने काम आएगा। वो 100 पीस है कि एक सोने की छुड़ी है। 100 पीस से बचने की आवश्यकता है, और जो लोग मेहनत करके संघर्ष से आगे बढ़े हुए हैं उनके साथ जाने की जरूरत है, उनका हाथ मजबूत करने की जरूरत है। बच्चा बाबू जैसा जमीन के लोग, जिनके पिताजी सोने की खान दे करके नहीं गए थे, इनके दादाजी अपने स्वतंत्रता की लड़ाई में धन बल सब स्कूल को दान कर दिए थे, ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। बच्चा जी सामने दिख रहे हैं, इसलिए नाम रहेगा, मतलब जो भी देश में बच्चा बाबू जैसे लोग हैं, जो इतने मेहनती लोग हैं, जो इस तरह के लोग हैं, जो अपने बल बूते पर कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देने की जरूरत है, ऐसे लोगों को मेहनत करने की जरूरत है। तब जा करके हमारा देश सही माने में लोकतंत्र को मजबूत करेगा, और वो जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा। तब जा करके हमें भी लगेगा कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मुझे फल मिलेगा, क्योंकि मेरा देश दिखावटी सजावट के वस्तुओं से अलग हट करके ओरिजिनल और असली चीजों की तरफ जा रहा है। तब जा करके उसको लगेगा कि हम भी मेहनत करें, क्योंकि हमारे मेहनत को रिकॉग्नाइज किया जाता है। मित्रों, आज बहुत ज़्यादा उधर की बात नहीं थी। आज का मुद्दा सिर्फ ये था कि अशोक गहलोत ने जो कहा था कि सोने की छुरी पेट में खाने के लिए नहीं होती। हालांकि अशोक गहलोत ने और बहुत कुछ कहा था, 2-1 मिनट उस पर भी बोलूं। अशोक गहलोत ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के उनका अपना ही अध्यक्ष पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रहा था, विधायकों की खरीद फरोख्त की बात कर रहा था। देखिए, वो उनका राजनीतिक मुद्दा है। आखिर वो कांग्रेस में है, बीजेपी नहीं करेंगे तो वो उसी तरह से नुकसान है जिस तरह के सावन महीना में ओम शिव ओम नमः शिवाय आप नहीं कहेंगे तो कहा जाएगा कि यार आप हिंदू नहीं है, भगवान भोले को नहीं मानते, इसलिए ओम नमः शिवाय सावन में करते रहिए। तो अशोक गहलोत जो बीजेपी के साथ मिलकर कर रहे हैं, वो उनकी राजनीतिक मजबूरी है, मैं उनके बात का बुरा नहीं मान रहा है। लेकिन ये बहुत ही सीरियस मामला है कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री, एक चुने हुए अपने ही उप मुख्यमंत्री, अपने ही डिप्टी पर इल्जाम लगा रहे कि उसकी चुनी हुई सरकार को गिराने में मेरा खुद का डिप्टी लगा हुआ था। अब इससे बड़ी बात, इससे बुरी बात और इससे खतरनाक बात लोकतंत्र में हो ही नहीं सकता। इस मामले को सीरियसली जांचने की जरूरत है, और अगर ये सच्चाई है कि कोई चुना हुआ प्रतिनिधि अपने ही सरकार को गिरा रहा है, उसको सबसे बड़ी और कड़ी से कड़ी राजनीतिक पनिशमेंट की जरूरत है, ताकि वो नज़ीर पेश हो कि आगे वाले लोग इस बात को समझे कि अगर आपको अपने ही चुने हुए सरकार को गिराने में के तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपके साथ देश किस तरह का व्यवहार करेगा। दूसरा एक और उससे भी बड़ी बात होती है, सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, और लोकतंत्र में पार्टी की सरकार होती है, सरकार की पार्टी नहीं होती है। मतलब उत्तर जो राजस्थान की सरकार थी वो सचिन पायलट के सीधे नियंत्रण में थी, क्योंकि वहाँ के राजस्थान कांग्रेस के वो अध्यक्ष थे। लोकतांत्रिक मूल्यों में अध्यक्ष सर्वोपरि है, मुख्यमंत्री अध्यक्ष के बाद आता है। किसी सिंहासन पर बैठा जाएगा तो ऊंची वाली कुर्सी पर अध्यक्ष बनेगा, उसके बाद वाली कुर्सी पर मुख्यमंत्री बैठता है। अध्यक्ष बड़ा पोस्ट है, तो सचिन पायलट तकनीकी रूप से बहुत बड़े पोस्ट पर थे। इतने बड़े पोस्ट का आदमी क्या अपने ही चुने हुए सरकार को, जिसका वो खुद ही अध्यक्ष है, उसका सौदा एक अपने घोर विरोधी के साथ कर रहा था? ऐसा संभव है? अगर ये संभव है, अगर ये जांच में सही पाई जाती है तो ना ये निंदनीय है,
ना ही घिनौनी है, ये अब इससे बड़ा और इससे घटिया हो ही नहीं सकता। और ये लोकतंत्र के लिए अशुभ नहीं है, काला दिन नहीं है, लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है कि क्या हमारा लोकतंत्र ऐसा हो गया कि एक आदमी एक पार्टी की जय जयकार करता है, 5 साल तक उसके लिए मेहनत करता है, और अगर उसके मन माफिक सब मनोकामना पूर्ण नहीं होती है तो वो उसी बनाए हुए घर को तोड़ने लगता है। अब इससे बड़ा घटिया, इससे बड़ा छोटी और ऊंची बात हो नहीं सकती। मित्रों, आज का बात तो इन्हीं विषय पर था। अंत में वीडियो बंद करने से पहले मैं दुआ करूंगा कि हमारी सेनाएं वो छोटी आंख और बैठी नाक वालों से मुकाबला कर लेगी। आप निश्चिंत रहिए। वो चाहे पेंगुइन झील से भीतर जाना चाहे न जाना चाहे, आप चीन का बहिष्कार जारी रखें ताकि चीनियों को पता चले कि भारत में किसी भी ओछे और छोटे चीज़ की मांग नहीं है, चाहे उस तरह की छोटी आंखें और बैठी नाक ही क्यों न हो। तभी जाकर के हमारा देश का नाक ऊंचा रहेगा, देश का मस्तक ऊंचा रहेगा। आप चीन का बहिष्कार करें, क्योंकि आप ही के पैसे से चीन आप ही पर हमला करता है, आप ही का नुकसान करता है, देश विदेश में आपको बदनाम करता है, पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का मदद करता है। संयुक्त राष्ट्र में आतंकवादियों को हिट लिस्ट में डालने के जब कोई प्रस्ताव पास होता है तो चीन उस पर वीटो लगा देता है। तो चीन आपके पैसे से मजबूत हो रहा है, तो उचित ये रहेगा कि आप चीन के साथ लड़ाई लड़ने तो नहीं जाएंगे, उसके लिए हमारे पास जवानों की फौज है और वो अपना काम करेंगे। बट आपके हाथ में है कि सबसे पहले ये वीडियो देखने के बाद आप चीनी ऐप को अपने मोबाइल से रिमूव कीजिए, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने अपने मोबाइल में कोई चीनी ऐप रखा नहीं है, मेरा काम चल रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप भी रिमूव करके देखिए, सुकून से रहेंगे। दूसरा, मैं ये नहीं करा कि जो आपने सामान खरीद लिया उसको फेंक दीजिए, पटक दीजिए, तोड़ दीजिए, लेकिन हाँ, अब चीन का सामान ना खरीदे, ये तो कम से कम आप शपथ ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वैश्विक बीमारी कोरोना हारेगा, चीन की मंसूबा खत्म होगी, मठमेट होगा, हिंदुस्तान जीतेगा, इंसानियत जीतेगी और शिव की कृपा आप सबको बना रहेगा। ओम नमः शिवाय।